Assalamualaikum. Welcome back to another episode with Sir Zishan Javed. Today we'll be talking about Sir, his life, his 20s, and how old are you, if you want to tell. His jitni bhi journey hai, we're going to be talking about his journey and some lessons that he's learned that he would recommend, especially people in their youth, in their 20s, that they can avoid making. So, sir, when did you start your journey towards growth? Wow, I never thought this would come up. And to be honest, ये अभी 3 मिनट पहले इसको आइडिया है, तो इसलिए हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं. It's so difficult to talk about your own self sometimes. Okay. I belong to a family where my mother and father were government servants. मेरे वालिद साहब जो हैं, he was a professor of mechanical engineering and my mother was a doctor of बच्चों की डॉक्टर थी. she was a pediatrician. एक मेरी बड़ी बहन है, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, हम 3 बच्चे थे. My teens were, मैं इस्लामत स्कूल सिस्टम या साइकास जिसको कहते हैं, वहाँ से मैंने ओ लेवल्स किया. ओ लेवल्स में मैं ठीक बच्चा होता था, ओ लेवल्स तक बहुत लाइक होता था, ए लेवल्स में थोड़ा कम लाइक हो गया. अल्टीमेटली ए लेवल्स के बाद आई वॉज एबल टू सिक्योर एन एडमिशन इन यूईटी लाहौर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. वालिद साहब की ख्वाहिश थी, लेकिन आई थिंक कि जब माँ बाप हलाल कमा रहे होते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं तो फाइनेंशियल अबंडेंस को बहुत ज़्यादा नहीं होती. तो आई रिमेंबर कि मेरे वालिद साहब के पास एफएक्स हुआ करती थी और अम्मी के पास भी एफएक्स हुआ करती थी. फिर 2002 में 3 में आई थिंक हमने पहली दफ़ा खैबर ख़रीदी. तो प्योर मिडिल क्लास फैमिली जो क्या कहते हैं, माँ बाप की हलाल की तनख्वाह के अंदर जितना होता है उतना ही है. देयर वाज नो ऑप्शन के अम्मी अबू कहें कि हाँ हाँ बेटा बाहर जाके पढ़ लो. आई रिमेंबर मेरी बहन ने ओ लेवल भी स्कॉलरशिप पे किया, ए लेवल भी स्कॉलरशिप पे किया. मुझे ए लेवल में 75% स्कॉलरशिप थी. मेरे भाई को भी इसी तरह ए लेवल्स में स्कॉलरशिप थी. लाइक बच्चे होते थे हम, लेकिन मुझे लगता है मेरे बहन भाई मेरे से ज़्यादा एकेडमिकली लाइक थे. तो आई हैड 5 A's 5 B's इन माई ओ लेवल्स. मेरे भाई के 12 A's थे, मेरी बहन के 8 A's थे. तो उस तरह मुझे देखा जाता था बचपन में कि तुम सही पढ़ नहीं रहे. लेकिन खैर आई वॉज मोर ऑफ अ आउट गोइंग किड. मुझे बाहर निकलने का बहुत शौक़ था, अभी तक आई थिंक है. मैं गली में क्रिकेट खेलता होता था, मैं पतंगे बहुत उड़ाता होता था. जिसमें मुझे याद है मैथ में मेरे बड़े बुरे मार्क्स आए एक दफ़ा, जिसके बाद उस पर बैन लग गया. Did you have the guilt as a middle child कि मेरे बहन भाई कर रहे हैं प्लस मेरे अम्मी अबू आर लाइक स्ट्रगलिंग यस सो मच? मैं बड़ा कंपैरिजन बड़ा कांस्टेंट था और सिर्फ बहन भाइयों से नहीं था. वो क्या कहते हैं, बाकी कज़न्स के साथ भी था, क्योंकि मेरे बाकी कज़न्स भी, चलो ये भी थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लें कि मेरी वालदा डॉक्टर हैं, मेरी और 2 खालाएँ डॉक्टर हैं, उनके मियाँ भी डॉक्टर हैं, उनमें से एक का बच्चा भी डॉक्टर है. मेरी सबसे बड़ी जो खाला है वो खुद डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनके बच्चे डॉक्टर हैं, न्यूरो सर्जन्स हैं. तो नानके की साइड पे भी ठीक ठाक किस्म का एक कंपैरिजन था. सारे ही लाइक थे बड़े कज़न्स. और वो मेरे एक और कज़न है, वो इलेक्ट्रिकल उनकी आई रिमेंबर एफएससी में 6th पोजीशन आई थी बोर्ड में. फिर मेरी एक और कज़न है, वो भी डॉक्टर हैं, एमआरसी जीपी हैं. ये जो कज़न जिनका बता रहा हूँ 6th पोजीशन का, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, फिर ये गूगल में काम करते हैं. तो जहाँ देखते थे वहाँ लाइक लोग ही थे. तो इतने एकेडमिकली साउंड थे और सारे वाले, जैसे मेरे मामू प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी हैं, एक मेरे मामू जो है वो डिज़ाइनर हैं, एक मेरे मामू बैंकर हैं, एक मेरी खाला, मैंने कहा 2 खालाएँ डॉक्टर हैं, मेरी अम्मी डॉक्टर हैं. मेरी उससे बड़ी जो खाला हैं, सबसे बड़ी से जो छोटी वाली हैं, वो आई थिंक एम.ए. इंग्लिश हैं, वो स्कूल की प्रिंसिपल हुआ करती थी. फिर वो एमपीए भी बन गई. उससे बड़ी जो मेरी खाला है वो उनके जो बच्चे बता रहा हूँ, एक इवन स्कॉटलैंड यार्ड में है, एक न्यूरो सर्जन है. तो इस तरह की फैमिली मेरी नानके की साइड की है. हार्ड वर्किंग, वेरी एकेडमिकली साउंड एंड अचीवर्स एंड यू नो कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ अचीविंग आई थिंक रहा है. इट वॉजंट सेड एज मच बट इट वॉज जस्ट देयर. कि आपको ख़बर मिलती थी आपके एक कज़न ने ये कर लिया है, और फिर मेरी बड़ी बहन मेरे से 3.25 साल बड़ी है,
एंड वो बहुत लाइक थी। उसको तो इवन आई थिंक ओ लेवल्स में स्कॉलरशिप इस बात पे मिल गई थी कि वो ग्रेड 1 से 8 तक फर्स्ट आई थी। तो जब आपकी बड़ी बहन इतनी लाइक होती है तो आप पे एक प्रेशर होता है, लेकिन मैंने उन सारे प्रेशर्स का सामना किया और कभी भी उतना लाइक नहीं था मैं जितने वो थे। बट आई वॉज एकेडमिकली गुड, आई वोंट से आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनल। मुझे प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने का ज़्यादा शौक़ था। मैं क्रिकेट भी खेलता था, मैं लोगों के साथ कॉन्वर्सेशंस करता था, मैं स्कूल के गार्ड्स के साथ बातें कर लेता था, मुझे हर बंदे की लाइफ स्टोरी पता होती थी। अच्छा। मैं बड़ा इंटरेस्टेड होता था, बड़ा क्यूरियस होता था एज अ किड। अभी तक हूँ, आई थिंक वो चीज़ अभी तक चल रही है। मैं बहुत क्यूरियस बच्चा था, हर चीज़ में पंगा ज़रूर लेना है। ठीक है, मेरी अम्मी बताती हैं कि वो बचपन में हमें कहीं लेके गई कपड़े की दुकान पे, तो वो कपड़े देखना शुरू हुई तो मैं सड़क तक पहुंचा हुआ था। मतलब दुकान से बाहर निकल के मैं लोगों के साथ और लोगों के साथ बातें कर रहा था और मुझे ढूंढनी थी कि ये कहाँ गया। कहीं और लेके गई मुझे किसी के घर, तो मैं उनका पूरा घर जो है बाहर से फिर फुर के आ चुका था। So you love people, basically. People, And they love yes, life and story. why everything is like that. I'm saying the only word I find out, I was curious about everything. ठीक है कि भाई ये हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है। आई रिमेंबर मैं बचपन में गाड़ियों का बड़ा शौक़ होता था, तो गाड़ियों की हर चीज़ जानने का शौक़ होता था। फिर मुझे जब पतंगों का शौक़ चढ़ा तो मुझे लगता है कि मैंने हर किस्म की पतंग उड़ा के एक दफ़ा देखनी थी, चेक करनी थी कि क्या होता है। उसमें मुझे आज तक याद है, ये बड़ा ज़ोर का मेरा कट है, ये सारे डोरों के कट हैं, बड़े गंदे किस्म के। हाँ, तो वो मैंने की हरकतें। फिर साइकिलिंग का शौक़ चढ़ा तो मैंने अखीर कर दी, दोपहर भी साइकिलिंग कर रहा हूँ। फिर मतलब So you get obsessed with something you just love and you just know मतलब everything about it. obsession I don't know, but curiosity इतनी ज़्यादा है कि मुझे उस चीज़ के एंड तक जाना था। होता था कि यार इसका अखीर कुछ क्या है, नहीं पता है, बस मतलब वो दिन रात ये नहीं, मतलब मैं यूनिवर्सिटी भी जाता था, स्कूल भी जाता था, पढ़ता भी था, लेकिन एक साइड पे मेरी एक हॉबी या पंगा होता था जिसको मैंने चेक करना है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ कॉमन थी कि मतलब कि मुझे अगर किसी ने कोई काम कहा है, मतलब दादी जी मेरी होती थी, हम उनके साथ रहते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने कोई चीज़ मंगवानी होती थी तो आई वाज द फर्स्ट वन हु वुड से कि जी मैं ले आता हूँ। हालांकि मेरा छोटा भाई भी होता था, मेरे 2 और कज़न्स भी होते थे। तो सर्विस का एलिमेंट मेरे में बचपन में था, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग यार व्हाट्स माय पर्पस, सो आई वेंट बैक टू मतलब माय चाइल्डहुड। और वहाँ पे भी यही था, किसी के घर फौतगी हो गई है तो मैं जाके दरियाँ भी बिछा रहा हूँ, टेंट भी लगवा रहा हूँ, खाना भी तैयार करा रहा हूँ। किसी की शादी है कज़न की या घर में तो मैं उधर जाके भी हेल्प करा रहा हूँ। सो हेल्पिंग अदर पीपल वॉज ऑल्सो वेरी कंसिस्टेंट। दोस्तों के साथ दोस्तों को हेल्प करना एज अ किड ये मेरे अंदर था। लेकिन मुझे लोगों की लाइफ्स जानने का मेरा था कि यार ठीक है, हमारा घर इस तरह का है, मेरे माँ बाप इस तरह के हैं, मेरे बहन भाई इस तरह के हैं, ये ऐसे सोचते हैं तो बाकी कैसे सोचते हैं, ये ऐसे एक काम को लेके चलते हैं तो बाकी कैसे लेके चलते हैं। तो इसकी वजह से आई हैड मतलब मेरी फ्रेंडशिप्स भी आर फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, मेरे वर्कशॉप वाले मैकेनिक भी दोस्त हैं और मेरे जो हैं वो एलीट क्लास के, सुपर एलीट के इंडस्ट्रियलिस्ट भी दोस्त हैं। ठीक है, बिकॉज ऑल मतलब हर किस्म के बंदे के साथ मैं बात कर सकता हूँ। वो इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मेरा सारा चाइल्डहुड जवानी तक ये प्रैक्टिस हुई। फिर मुझे बिज़नेस का बहुत शौक था, मुझे था कि जॉब्सों से कुछ नहीं बनता, तो मैंने आई थिंक 17-18 साल की उम्र में सिमें बेचना शुरू कर दी। फिर मैंने पुरानी गाड़ियाँ बेचना। पॉइंट क्या था दैट लेड यू टुवर्ड्स इट? यार टर्निंग पॉइंट ये था कि आई ऑलवेज लाइक गुड थिंग्स। तो माँ बाप जितनी पॉकेट मनी देते थे उसके अंदर आई कुड नॉट अफोर्ड गुड थिंग्स। सो टर्निंग पॉइंट ये था कि यार आई लर्न ऑन माई ओन, कि ठीक है मैं अर्न कर लूँगा। और उसमें एक ये भी था कि ओके फाइन, इट विल गिव सपोर्ट टू माई मतलब पेरेंट्स, के भाई उन्होंने जो मेहनत की है उनको थोड़ा ईज डाउन कर देता हूँ। तो आई थिंक माई A2 के अंदर और A2 के बाद फ़ौरन आई स्टार्टेड UET में एडमिशन सिक्योर करने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग। आई वॉज अ हसलर, कुछ ना कुछ मुझे करना होता था। मेरा दोस्त हैं अली शेख साहब, वो शायद ये पॉडकास्ट देखें, उनकी टेलीनॉर की फ्रेंचाइज होती थी या गालिबन अभी भी है, तो वो मुझे सस्ते नंबर दे देते थे। अच्छा। निकाल के। तो मैं वो थोड़े से पैसे रख के प्रॉफिट पे बेच देता होता था। फिर पुरानी गाड़ियाँ बेच देता होता था। यहाँ से आई थिंक आई स्टार्टेड, पहले ये था कि अपने लिए कुछ कमा लूँ, फिर क्या कहते हैं मेरी पप्पो ने और मेरे अब्बू ने मुझे पैसे दिए, मैंने गाड़ियों में लगाए, वो बंदा जो है डिफ़ॉल्ट कर गया, मैंने पैसे डुबा दिए। वहाँ से फिर बड़ी टेंशन हुई,
वहाँ से फिर और कमाना शुरू किया। करते 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 बहुत सारे बिजनेसेस किए भी, कुछ कंटिन्यू किए। फिर 2019 के अंदर 20 के अंदर कुछ बंद भी किए, कुछ में इन्वेस्टर बन गया। तो एक बड़ी लंबी जर्नी है। लेकिन जवानी में अभी बता रहा हूँ कि 17, 18, 19 तक ये माइंडसेट था कि यार कुछ बनना है और कोई पैसे कमाने हैं। तो मैं जो यूईटी भी 4 साल पढ़ता रहा हूँ, तो मैं पढ़ता था स्कूल, मतलब यूनिवर्सिटी क्लासेस होती थी 2 बजे तक। उसके बाद मैं गाड़ियों का काम करता था और साल 2 बाद मैंने पोल्ट्री का काम भी शुरू कर दिया और साथ में ट्यूशन भी पढ़ाता था। It was all during university. Yes. Okay. So by the time I graduated university, I was earning really well, not even close to what people used to get offered at that time. And that was because मेरी एक hustling nature थी, या I wanted के मतलब गाड़ी में भी ये था कि छोटी गाड़ी मुझे याद है मैंने मेहरान बेची, फिर मैंने बलिनो बेची और करते करते फिर I was selling one of the biggest cars in the city. तो उसके बाद लेकिन उसका जैसे कहते हैं ना कि देख लिया अच्छा अब यही है, तो मुझे लगता मैं बोर भी बड़ी जल्दी हो जाता था एक बिजनेस से। लेकिन वो स्किल आपको जब आ जाती है, आई थिंक उसके बाद वो मोनोटोनस ही हो जाती है। थोड़े अरसे बाद मुझे समझ आई कि हर चीज़ जब आप सीख के एक करना शुरू कर दोगे ना कंसिस्टेंट बेसिस, तो वो मोनोटनी, हाँ मतलब यस, बट इट्स मोनोटोनस। बट उसके अंदर मुझे फिर ये सवाल खड़ा हो गया ना कि यार अच्छा मैं 10 काम करके पैसे तो कमा सकता हूँ, तो फिर वो कौन सा काम है जिसके अंदर मुझे पर्पस मिलता है, जिसके अंदर मुझे फुलफिलमेंट मिलती है। तो वन ऑफ द आंसर्स वाज हाँ, टीचिंग के अंदर कहीं ना कहीं मुझे वो मिलती थी। तो टीचिंग मेरी ज़िंदगी में बहुत कांस्टेंट रही। अच्छा। मैंने जितने बिज़नेस किए हैं वो मैं विजिटिंग फैकल्टी में काम करता था, 12 बजे कभी 1 बजे कभी 2 बजे फ्री हो जाता था, और उसके बाद मैं सारी दोपहर से लेकर रात तक अपना बिज़नेस किया करता था। लेकिन उसके अंदर भी पैसे कमाने के बाद रियल एस्टेट भी मैंने किया और ठीक ठाक लेवल पे किया एक टाइम पे। लेकिन उसके बाद ये समझ आई कि यार ये सारी चीज़ों से पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से पर्पस नहीं आता। अच्छा, ठीक है, यानी फुलफिलमेंट मुझे नहीं फील होती थी। मुझे पैसे आने की खुशी और जाने का गम एज सच ख़त्म हो चुका था, या आज भी मेरी स्टेट है कि पैसे आ जाए तो बहुत खुशी नहीं है, चले जाए तो कोई बहुत गम नहीं है। वो शायद इसलिए कि बड़ी अर्ली स्टेज पर लॉसेस देख लिए, उनको कवर कर लिया, फिर लॉसेस देख लिए, फिर कवर कर लिया, फिर लॉसेस देख लिए, फिर कवर कर लिया। काफ़ी उसमें तकलीफ दे सफ़र भी रहता है बंदे का, लेकिन उसमें बंदा सीखता भी बहुत है। इसको डीबंक आप थोड़ा करते हैं ताकि आप एग्जांपल्स दें, जाके लोगों से लोग और सीख सकें आपकी एग्जांपल से। मिसाल के तौर पे जब मैंने गाड़ियों का काम किया तो पहला गलती मेरी ये थी कि आई थिंक 2 दफ़ा गलती यही थी कि इट वाज टू ट्रस्ट पीपल, इट वाज टू ट्रस्ट पीपल, या मतलब मुझे लगता है आई वाज़न्ट, मेरी एज भी ऐसी नहीं थी, बिकॉज द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड टू मी आई वाज 19 years old. So as a 19-year-old I was dealing with a 40-year-old. Okay, they won't take you seriously. I don't know whether they took me seriously or not, but they did fraud because they knew कि ओ बच्चा है, इसको तो बेवकूफ़ बना ही सकते हैं। Exactly. बट उसमें मेरी तसल्ली की बात ये थी कि सिर्फ मेरे साथ उस बंदे ने फ्रॉड नहीं किया था, एक और 40 साल की उम्र के बंदे के साथ भी किया था, और भी लोग थे, मैं अकेला नहीं था। तो उसमें मुझे नहीं लगता माई एज वॉज अ फैक्टर, उस बंदे ने सारों के साथ फ्रॉड करना ही था। उस वक्त के बड़े मंजे हुए बिजनेसमैन के साथ भी हो, वो लोगों ने उसको गाड़ियों के लिए पैसे दिए थे और वो गाड़ियों के पैसे लेके खा पी गया था। अच्छा। या उसने बाहर भिजवा दिए थे, जो भी किया था, अल्टीमेटली एंडेड अप इन जेल, बट मुझे मेरे पैसे तो नहीं मिले। दूसरा फैक्टर भी आई थिंक ये था, मेरा उसका आइडिया ये है कि 2015 माई सन डाइड। तो दूसरा आई थिंक नुकसान मुझे हुआ 2017 में, और वो नुकसान आई थिंक इसलिए हुआ, जब मैं उसको बैक ट्रैक करता हूँ कि आई स्टार्टेड टू अगेन, उसके 2008-9 में ये पहला वाक़या हुआ नुकसान का। 2017 तक उसके बाद मेरा बिज़नेस सिर्फ ग्रो किया और मैंने सिर्फ कमाया और अपने आप को बेहतर किया। लेकिन 2015 में जब मेरे बेटे की डेथ हुई, आई थिंक आई सप्रेस्ड माई ग्रीफ, आई डिडंट एक्सप्रेस इट। तो 2 साल बाद आई स्टार्टेड टू बिकम, 2 साल भी नहीं, साल बाद आई स्टार्टेड टू बिकम वेरी कंप्लेसेंट अबाउट थिंग्स। मेरा दिल नहीं करता था, मुझे लगता है मैं इंटरनली सैड था या डिप्रेस था, जो भी उसको कहें। तो मैंने तब ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर दिया अपने बिजनेस पार्टनर्स के ऊपर, उनको चीज़ें, उनको कैश, उनको पैसा ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया कि खुद ही कर लो, खुद ही कर लो, खुद ही कर लो। उसके अंदर फिर मुझे छितर पड़े, फिर मुझे धोखा मिला। ट्रस्ट बट ट्रस्ट के साथ दूसरी गलती बस कंप्लेसेंसी। उससे पहले नहीं हुआ था
क्योंकि मैं कंप्लेसेंट नहीं था, मैं हर चीज़ को ओवरलुक करता था, मैं एक एक ट्रांजैक्शन को देखता था। लेकिन उसके बाद मैंने वो डिपेंड करना शुरू कर दिया कि आ जाओ यार, पैसे ले जाओ, पैसे कमा के मुझे घर दे जाओ। दैट वाज आई थिंक कंप्लेसेंसी आल्सो, एंड ट्रस्ट यस वाज अ फैक्टर। बट आई थिंक जब कोई आपको कंप्लेसेंट देखता भी है तो उनके पास भी ज़्यादा मौका मिल जाता है। ये वही बात है कि आप खुली चीज़ छोड़ दें तो चोर को आप खुद ही मौका दे रहे हैं कि आओ मुझे लूटो। तो वो मेरी गलती थी। दैट वाज अ वेरी टफ अगेन टाइम। उस वक्त आई रिमेंबर जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ तो मेरी बेटी 20 दिन की थी, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ गिल्ट आल्सो अटैच्ड। एंड इट्स आफ्टर दैट कि मैं फिर प्रॉपरली 2000 अच्छा यूँ समझ लो कि 2017 तक आई अंडरस्टूड सॉर्ट ऑफ मनी एंड हाउ मनी ऑपरेट्स एंड हाउ बिजनेसेस ऑपरेट एंड हाउ यू कैन मेक मनी। बिकॉज बचपन में ही लगता था कि पैसों के अलावा तो कोई मसला है नहीं। नहीं अच्छा एक और चीज़ भी हुई, ओह आई एम मिसिंग दैट आउट। जब ये मेरे पैसे डूबे तो उसी टाइम मेरी वालदा बहुत बीमार हो गई। शी गॉट मेंटली इल, इवन आई थिंक शी वेंट ऑन टू 15 में no 17 no 2008 ओह 2008-9 जिस टाइम ये पहली दफ़ा पैसे डूबे थे उसी टाइम पे मेरी वालदा भी बीमार हो गई। अच्छा। जो कि बेहतर होना शुरू हुई 2012-13 तक। तो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ बड़ी डिफिकल्ट इन द सेंस गुजरी है कि अम्मी भी बीमार थी, पैसे भी कमाने थे, पढ़ना भी था, अपनी जगह भी हाँ बनानी थी। हाँ, सो 2008 से 12 में मैंने निकाह किया और 13 के स्टार्ट में मेरी शादी हो गई, मतलब रुखसती हो गई। शादी आप समझ लें 2012 में ही हो गई थी। उस टाइम तक भी अम्मी wasn't well and अम्मी went through a lot of episodes of I don't want to mention it, but उन्होंने यहाँ तक कि she wanted to attempt suicide. She got so mentally ill. खैर now she's alive and she's all good and she's doing everything. But वो एक बड़ा tough time मुझे लगता है 2008 से 2012-13 तक था। 13 में शादी हुई, लेकिन 2 साल बाद पहले एक बेटा हुआ 2014 में, 2015 में, फिर एक 2014 के ही मिड में वी लॉस्ट अ चाइल्ड बट दैट वाजंट बॉर्न, दैट वाज अ डीएनसी, एंड देन 2015 में इट वाज अ प्रॉपर बॉर्न बच्चा एंड वी लॉस्ट दैट किड आल्सो। उसका ग्रीफ आई थिंक मैंने सप्रेस किया, क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो हम मर्द हैं, हम रोते नहीं हैं, हमें दुख नहीं होता। And as the eldest son, I was like, सब ठीक है, I can handle it, but I actually suppressed it. तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि मैंने अम्मी वाले इंसिडेंट को भी एज अ ग्रीफ सप्रेस किया हुआ था, मैंने अपने बेटे वाले इंसिडेंट को भी एज अ ग्रीफ सप्रेस किया हुआ था, मैंने जो पहला मुझे लॉस हुआ था उसके ग्रीफ को भी सप्रेस किया हुआ था। तो वो सारे ग्रीफ इकट्ठे हो गए, फिर मैनिफेस्ट बड़े कमाल किए 2017 तक, छक्का मारा उन्होंने। फिर 2019 तक उसके आफ्टर इफेक्ट्स आते रहे, लेकिन तब तक मैं फाइनेंशियली रिकवर काफ़ी हद तक कर चुका था। लेकिन फिर कोविड आ गया। कोविड में फिर कुछ लॉसेस हुए, लेकिन आई रिकवर्ड देम आल्सो। लेकिन मेरी एक्चुअल जर्नी आई गेस 2015 के बाद शुरू हुई, जब मैं एक्चुअली अपने अंदर घुसा। 2017 तक मैंने उसकी मैनिफेस्टेशंस देखी कि सप्रेस्ड इमोशंस आप ऐसा करते क्या हैं। अम्मी की वजह से भी आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट Were you reading about all of this stuff or yes, just taking reading, listening to videos, books, and then officially I started taking some courses, and then finally I became an NLP on my brother's suggestion. ये क्रेडिट उसको जाता है, उसने मेरा पहली दफ़ा NLP की तरफ दिमाग लेके गया था कि यार ये भी एक चीज़ है और बड़ी कमाल की चीज़ है। तो मुझे लगता है कि वो वहाँ से मैंने इमोशंस को समझना शुरू किया, एंड बिकॉज मुझे लगता है कि इट वॉज अबाउट माई मदर, सो आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड वुमेन एज अ होल, कि मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, व्हाट टुक हर टू दिस स्टेज। आई डिडंट जस्ट टेक इट एज बीमारी, आई ऑल्सो टुक इट कि यार इमोशनली कुछ तो हुआ होगा कि अम्मी अब इतना इमोशन लेस हुई हुई हैं या बिल्कुल वो रोबोटिक टाइप हो गई थी। तो आई थिंक उस चीज़ ने मुझे बड़ा हेल्प किया टू अंडरस्टैंड व्हाट अ वुमेन्स इमोशंस आर लाइक, व्हाट डज शी वांट फ्रॉम लाइफ। तो आज भी मेरी ज़्यादातर क्लाइंट 60% क्लाइंट्स, 70 भी बाज़ दफ़ा होती हैं आर फीमेल, 30-40% आर मेल। फिर उसमें उस जर्नी में फिर मैं अब्बू को अंडरस्टैंड करने बैठ गया, फिर मुझे अपने वालिदैन के ट्रॉमा समझ आए, फिर मैं अपने दादा दादी नाना नानी तक पहुँचा, फिर मैं उनके पीछे तक गया, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर सकता था कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मैंने किया। आपको क्या लगा कि क्या कुछ सिमिलर ट्रॉमास हो सकते हैं जो प्रॉब्ली एक देसी फैमिली ट्रीज में होते ही होंगे?
वो आई थिंक ये है कि देसी फैमिलीज में पहली चीज़ है मिडिल क्लास फैमिलीज। एक तो हम इमोशनली हमारे यहाँ, मैं जैसे ग्रीफ, मुझे सबसे पहली जो रियलाइजेशन मुझे हुई वो थी कि सप्रेस ग्रीफ क्या चीज़ होती है। अच्छा। हमें लगता है कि गम आया चला गया, अगर हमने उससे वक्त नहीं दिया वो आपके अंदर रहेगा। हाँ। वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा, या आप उससे रिलेशनशिप ख़राब कर लोगे, या आप मेरी तरह पैसे लूज़ कर लोगे, या आप अपनी हेल्थ ख़राब कर लोगे, कुछ ना कुछ तो आप अपना करियर ख़राब कर लोगे। वो सप्रेस ग्रीफ आपकी जान नहीं छोड़ता। तो पहली रियलाइजेशन ये थी। दूसरी रियलाइजेशन ये थी कि अगर बच्चे को उस तरह प्यार ना किया जाए जिस तरह वो चाहता है, तो वो सारी ज़िंदगी वो प्यार और अप्रिसिएशन और रिकग्निशन कहीं और ढूंढता रहता है। ठीक है। फिर शादियों के बारे में मुझे ये समझ आई कि हम अब वहाँ शादी कर लेते हैं, उस ट्रॉमा के साथ बड़े लोगों को इस बात पे गुस्सा चढ़ता है जो हमारे इक्वल लेवल ऑफ ट्रॉमा पे होता है, क्योंकि वो बड़ा फेमिलियर होता है। ट्रॉमा बॉन्डिंग अलग चीज़ होती है। आप उस ऐसे इंसान के साथ शादी में एंड अप किसी ना किसी तरीके से कर जाते हो, शायद आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होती हैं, या आपके लिए वो इंसान की बातें या चीज़ें या हरकतें बड़ी फेमिलियर होती हैं, वो टॉक्सिसिटी बड़ी फेमिलियर होती है और आप उसको टॉक्सिसिटी समझते भी नहीं हो, लेकिन आप एंड अप सॉर्ट ऑफ कर देते हो। फिर मुझे समझ आया कि एम्पैथेटिक लोग कैसे नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ एंड अप होते हैं। तो मुझे बहुत इस जर्नी में मुझे रिलेशनशिप्स कमाल के समझ आए कि ओह दिस इज़ हाउ इट ऑपरेट्स, दिस इज़ वेयर इट स्टार्ट्स। ठीक है। और एंड उसमें एक बड़ा कॉमन फैक्टर है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। बेटा स्कूल जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, पैसे कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है, लेकिन बाकी चीज़ें कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मेरे वालिद साहब को मेरे दादा ने बहुत मारा था बचपन में डिफरेंट बातों के ऊपर, तो उन्होंने अपने इमोशंस को सिर्फ सप्रेस करना सीखा, एक्सप्रेस करना नहीं सीखा, क्योंकि वो इमोशनल सेफ्टी उनको लगी कि मैं अगर इसको सप्रेस कर लूँगा तो मैं इमोशनली सेफ हूँ। तो उसकी वजह से उनका साइलेंस भी मुझे कहीं ना कहीं खाता था, उनका नॉन एक्सप्रेसिव नेचर भी मुझे कहीं ना कहीं खाता था। तो डिफरेंट चीज़ें फिर मुझे समझ आ गई कि ओ अच्छा ये ऐसे होता है। तो फिर पहली स्टेज पे तो आई वर्कड ऑन माई सेल्फ कि ओके, क्योंकि मैं बहुत मुझे लगता है मेरे में फिर सप्रेस्ड एंगर भी था। मुझे अपना बचपन याद है, बाज़ और जवानी में मुझे बहुत गुस्सा आता था, लाइक एपिसोड होता साल में एक दफ़ा था, लेकिन पागलों में आता था, बिल्डअप हुआ होता था, तो वो एंगर था। और एक्चुअली ग्रीफ भी एंगर में कन्वर्ट होता है। आपकी सैडनेस आपके एंगर में कन्वर्ट होती है, और मर्दों में तो खास तौर पे वो एक्सप्रेस ही, मतलब लगता है मर्दों के बाद दो इमोशंस होते हैं, एक एंगर होता है और एक जो है वो साइलेंस होता है। उसके अलावा वो कुछ करते नहीं हैं, कोई बात सही तरह कन्वे नहीं करते। मर्द क्यों ऐसे करते हैं, औरतें क्यों ऐसे करती हैं, मैं बड़ा डीप उसके अंदर गया। फिर भी आई थिंक ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है, ट्रॉमा ये नहीं होता कि आपके साथ क्या हुआ है, आपके साथ जो हुआ है उसके रिजल्ट में एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी और नर्वस सिस्टम के साथ जो हुआ है ना, वो ट्रॉमा होता है। बिहेवियर आपका तो चेंज होता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी बम धमाका हो, वो बम धमाका ट्रॉमा नहीं है, वो इवेंट ट्रॉमा नहीं है, वो उसकी वजह से मेरे नर्वस सिस्टम के साथ अब जो हो गया ना, या मेरा आउटलुक ऑफ द वर्ल्ड के साथ या मेरे बिलीव्स के साथ जो कुछ हो चुका है, वो एक्चुअली ट्रॉमा है। तो हम लोगों को या इवेंट्स को वैसे नहीं देखते जैसे वो होते हैं, हम एक्चुअली उनको वैसे देखते हैं जैसे हम होते हैं, यानी हम अपने ट्रिगर्स से चीज़ों को देखते हैं। That's why they say you perceive things the way you are, it's not the way they are actually. Yes, 100%. रियलिटी सिर्फ ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है, रियलिटी पे डिपेंड नहीं करती। हम रियलिटी को वैसे देखते हैं जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये कमरे को, अगर इस कमरे में इस वक्त 3 लोग हैं तो तीनों इस कमरे को, इस रियलिटी को अपनी परसेप्शन से, अपने एंगल से, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो भी है उनके पास, उससे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस कमरे में बहुत कुछ और होगा जो तीनों कोई ना कोई एक चीज़ तीनों ही ओवरलुक कर रहे हो। तो उससे फिर मुझे पता चला कि अवेयर होना कितना ज़रूरी है। तो बहरहाल ये बड़ी शॉर्ट फॉर्म में मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, इसकी डिटेल्स में आप जा सकती हैं। बट यूनिवर्सिटी के दौर में हाँ, फिर ये भी हुआ कि ऑन द वे आई लॉस्ट सम फ्रेंड्स, दे पास्ड अवे। आई वाज गोना आस्क यू अबाउट द रिलेशनशिप्स, आपकी किस तरीके से दोस्ती? मेरा बहुत अच्छे दोस्त 2 थे, दे पास्ड अवे, both in tragic incidences. That also had an impact on me, I guess, a lot of impact. University? Yes, after university. Oh. These were my university friends, but I lost them after university.
So I was very close to them and I loved them dearly and we spent a lot of time together. So मुझे फिर ये भी समझ आया कि लाइफ ग्रीफ की और स्टेजेस समझ आई, फिर अटैचमेंट समझ आई कि हम कैसे चीज़ों से अटैच होते हैं, कैसे फिर उनको मीनिंग देते हैं, कैसे फिर जब वो जाते हैं तो उसकी एक तकलीफ होती है। ठीक है, 2020 माई लास्ट फ्रेंड पास्ट अवे। आज तक भी आई थिंक मेरे में हिम्मत नहीं है कि आई कैन गो टू हिज हाउस, आई कैन टॉक टू हिज फैमिली, आई जस्ट स्टिल कांट। ठीक है, दैट इज़ हाउ यू नो इट वॉज विद हिम। आई थिंक मैंने फैसलाबाद में, मुझे भी लगता है कि उसका ग्रीफ अभी भी मेरे अंदर है, उस ख़ास इवेंट का ग्रीफ। वो फैसलाबाद रहता था, मैं फैसलाबाद जाना छोड़ चुका हूँ। आई कांट, बिकॉज फॉर मी फैसलाबाद वॉज हिम। now he is not there, there's no meaning of फैसलाबाद for me there. So ये नहीं कि वो मुझे अफेक्ट करता है, बट एक तकलीफ आई थिंक एक ग्रीफ उस चीज़ का है which I have to work on, जो कि मैंने अभी तक नहीं किया अपनी ज़िंदगी की मसरूफियत में। बट अब मैं इतना अवेयर हूँ कि ओके ये इमोशन मेरे अंदर है, ये भी मेरा हिस्सा है। अच्छा, एक और काम जो हम करते हैं ना इस जर्नी में, हमें लगता है अपने बुरे हिस्सों को रिजेक्ट करना होता है। रोना बंद कर दो, क्या हो गया है, बस सब ठीक है। नहीं, हम और फिर हम अपने साथ ये भी करते हैं कि हम अपने अच्छे पार्ट्स को तो कहते हैं ये हमारे हैं, हमारे जो बुरे पार्ट्स हैं या वीक पार्ट्स हैं वो कहते हैं, हम उनको कहते हैं नहीं नहीं ये तो मैं हूँ ही, हालांकि आप पूरे हैं। आपने किस तरीके से ओन किया था कंसिडरिंग आप इस यार एनवायरनमेंट मिसाल के तौर पे यू डोंट एक्सेप्ट द मिस्टेक्स यू मेक फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टेज, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यहाँ यार वो भी मैं ही था। यू डोंट एक्सप्रेस दी एंगर, आप उसको पहले जस्टिफाई करते हैं कि मेरा एंगर जस्टिफाइड था। ये एक अलग बात है, एंगर एंगर था और आपके अंदर है, आप मान लें आपका हिस्सा है। ठीक है, ग्रीफ आपका एक हिस्सा है। पहले मैंने इन हिस्सों को अपने एक्सेप्ट किया था कि हाँ यार ये सब मैं हूँ। ठीक है, ये सब, लेकिन मेरे में ये अगर 3-4 चीज़ें वीक हैं, बुरी हैं, तो मेरे में फिर ये चीज़ें अच्छी भी हैं। इन सबको एज अ होल हमने एक्सेप्ट करना होता है। नहीं मैं तो क्योंकि मैं 10 काम अच्छे करता हूँ इसलिए मैं सारा अच्छा हूँ, या क्योंकि मैं 2 काम बुरे करता हूँ इसलिए मैं सारा बुरा हूँ। ये हमारा आमतौर पे नैरेटिव होता है, या हमें ये बार बार बताया भी जाता है। ओ तो जी बड़े गुस्से वाला है यार, ओ तो जी हर वेले ना कंप्लेन ही करता रहता है। लेबलिंग बहुत ज़्यादा होती है हमारे माशरे के अंदर, तो वो लेबलिंग मेरे पे भी बहुत थी। और बाकियों के लेबल्स, बाकी तो एक दफ़ा लेबल आई थिंक लगाते हैं हम, उस चीज़ को अपने आप को 100 दफ़ा रिपीट कर देते हैं, खुद ही हज़ारों दफ़ा रिपीट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे किसी की पप्पो ने किसी लड़की को कहा कि नहीं तू एडी सोहनी है कि तेरी भैन ज़्यादा सोहनी है। ये बात पप्पो ने तो शायद एक दफ़ा की हो, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, या खाला ने तो एक दफ़ा की हो, लेकिन उस लड़की ने अपने आप को अब ये बात 5000 दफ़ा कर देगी वो ज़िंदगी में, और ये फिर उसका बिलीफ बन जाएगा। डू यू गेट इट, व्हिच इज़ नेसेसरली नॉट इवन ट्रू। ठीक है, तो वो एक और ही किस्म के, वो जहाँ से ऑपरेट कर रही होगी तो उसे लगेगा मे बी आई एम नॉट दैट ब्यूटीफुल, मे बी आई डोंट डिजर्व ऑल ऑफ दिस। इट्स द ट्रीटमेंट एज वेल ना, वो डिफरेंट मिलता है। मतलब 21 साल की उम्र तक आई थिंक एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। आप और आपका नर्वस सिस्टम आई थिंक 7 साल की उम्र तक मेजरली डेवलप हो चुका होता है। मतलब मैंने अपने अंदर कुछ ट्रेड्स देखी, फिर और लोगों पे जब मैंने प्रैक्टिस में आया तो मैंने फिर बहुत ये चीज़ें सारी जो मैंने सीखी थी मैंने अपने क्लाइंट्स में देखी, फिर मुझे इसका एविडेंस मिला कि ये सारी बातें सच हैं। मेरे पास 50 साल के लोग आते हैं जिनका ट्रॉमा 6 साल की उम्र पे बैठा हुआ है। वो 6 साल की एज का वो एक इवेंट है जिससे वो आज तक वो तो आपको चीज़ें याद नहीं याद होती है। NLP के थ्रू वी कैन गो टू दैट प्लेस। आई हैव आल्सो टेकन पीपल व्हेन दे वर इन द वूम ऑफ देयर मदर। यस, दैट इज वेयर वी कैन टेक यू। सो आप बहुत डीप जा सकते हैं और आपको याद आता है। वो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस में चीज़ें ना दबती जाती हैं, ईयर ऑन ईयर ऑन ईयर। हम मेमोरीज को दबा देते हैं, वो कहीं जाती नहीं है, वो रहती उधर ही है, वो सिर्फ दब जाती हैं। तो हम कहते हैं हम भूल गए। याद कराने के सारे तरीके हैं, क्योंकि जब तक आप याद करके उस जगह पे जाके उसको ठीक नहीं करेंगे आप एक्चुअली ठीक होंगे नहीं। और मैं फिर बड़ा हैरान होता था कि पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर ही मेंटल हेल्थ को या इस चीज़ को, इमोशंस को, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल मैनेजमेंट को कोई वेटेज दी नहीं जाती। जिससे मतलब एक इंसान भी अगर इमोशनली रेगुलेटेड नहीं है या पेरेंट्स नहीं है, उसकी कॉस्ट उनका बच्चा सारी ज़िंदगी भरता है। कल को पेरेंट्स बनना मेरे लिए ये बात इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी थी क्योंकि 2014 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ, 17 में फिर मेरी बेटी पैदा हो गई, तो उसके बाद मुझे था कि यार आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, यू नो। आई हैव टू बी अ वेरी वेरी हैप्पी डैड एंड आई हैव टू बी वेरी वेरी इमोशनली रेगुलेटेड। आई हैव टू अंडरस्टैंड कि इन लोगों को मैंने क्या क्या करना है इन दो चीज़ों के साथ जो मेरे पास आ चुकी हैं। हम आम तौर पे, मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि हम शादी भी कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं, ना पता होता कि शादी क्या होती है, ना पता होता कि बच्चे क्या होते हैं। तो फिर हम जो कर रहे होते हैं बस वो कर रहे होते हैं और हम कहते हैं देखो हमने तो सही किया है, तुम हमें बुरा क्यों कह रहे हो।
बहुत सारा आई थिंक इमोशनली इमेच्योर होने की वन ऑफ द निशानी है कि आप डिफेंसिव होते हैं। तो आप अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे तो आप किसी को अगर किसी बात पे कन्फ्रंट करेंगे या कहेंगे यार ये चीज़ में, वो डिफेंसिव हो जाएंगे फ़ौरन। नहीं ऐसा हाँ, फौरी तौर पे वो कॉन्वर्सेशन है डिफेंसिव कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट इज अ साइन ऑफ अ लॉट ऑफ इमोशनल इमेच्योरिटी। तो बात ही नहीं हो सकती। सो ट्रॉमा आपको इमोशनली इमेच्योर भी करता है और वो उसकी वजह से भी फिर आप रिलेशनशिप्स में काफ़ी कुछ भुगतते हैं। आपने किस तरीके से रेगुलेट किया था अपने आप को एंड हाउ वर यू देन अप्लाइंग इट टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन एंड यार एक तो एनएलपी के कोर्सेज करने का सफर, एनएलपी सीखने का सफर में ही आप आधे होते हो। मतलब सेल्फ डेवलपमेंट आई थिंक आई स्टार्टेड इन 2013 मनी उससे भी पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप डिफरेंट चीज़ों पे काम करते जाते हो। इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। वो मेरे पास मेरी तो लॉन्ग थोड़ी इसलिए भी हो गई क्योंकि मैंने इनिशियली कोचेस हायर नहीं किए। बाद में जब कोचेस हायर किए, और कोच हायर करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो 10 किताबों का नॉलेज ना शायद आपको एक सेशन में बाज़ दफ़ा दे देता है। ठीक है, वो जो आप 10 किताबें पढ़ के सीखते हो वो आपको कोच आपको एक लेक्चर में 2 सेशन में बता देगा वो सारा नॉलेज, समुंदर को कूजे में बंद करके। बाकी आपने अप्लाई करना है या नहीं करना ये आपके अपने ऊपर है। और फिर मतलब देखो आई थिंक किताबों से भी ज़्यादा, किसी चीज़ से भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपको ले जाती है आपके सवालों के जवाब तक ना। मैं क्यूरियस बहुत था कि मैंने इस चीज़ की तह तक पहुंचना हो, जब तक मुझे क्लियर नहीं होगी मैं चैन से नहीं बैठने वाला। ठीक है, तो मैं उस चीज़ की तह तक गया और इसीलिए कुछ बातें जो मैं करता हूँ पास्ट में बड़ी कंट्रोवर्शियल भी लोगों को लगती हैं, बट वो इनिशियली मैं भी इसी माशरे का हूँ, मैं भी इसी पाकिस्तान का हूँ, इसी लाहौर का हूँ। और ह्यूमंस मोस्टली हर जगह सेम ही होते हैं, लेकिन मैंने भी वो सारा कुछ देखा। और आज जब मैं वो कंट्रोवर्शियल बातें करता हूँ तो लोगों को तकलीफ बहुत होती है। एक एज जो मुझे लगता है मुझे मिला, दैट वाज फ्रॉम 2008 से 2011-12 तक मैं दीन की तरफ भी काफ़ी राग़िब था। और मैंने दीन को काफ़ी जितना हो सकता था समझा भी। तो उससे भी मुझे काफ़ी पर्सपेक्टिव मिला कि यार अल्लाह का पर्सपेक्टिव क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्सपेक्टिव क्या है, दुनिया में क्या बातें होती हैं। और पहले शायद मैं कहता था कि यार अगर ये बातें दुनिया की ठीक है या माशरे की ठीक है तो अल्लाह के नबी और अल्लाह तो कुछ और कह रहा है, कुरान तो कुछ और कह रहा है। तो पहले तो मैं उस पर क्लियर हुआ कि अच्छा ये सेल्फ एनालिसिस और अपने बनाए हुए तरीके और चीज़ हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और चीज़ है, और वो ठीक ही होगा। और फिर how did you वैसे I mean I want to respectfully ask this, but how did you know that it was right? How did you like अगर एक मैं एथिज्म के बंदे की पर्सपेक्टिव से आपसे बात करूं, ठीक है, और बंदे से ना बात करूं, मैं 8 महीने एथिस्ट था। तो मुझे पता है एथिज्म क्या होता है। हाँ, तो फिर बताएं तो 8 months अच्छा इसके अंदर एक बात मैं मिस कर गया हूँ और भी मैं बता दूं कि मैं आई वाज अ वेरी गुड डिबेटर। आई वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ डिबेटिंग एंड ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ माय स्कूल, एंड आई वाज आई वेंट टू वर्ल्ड्स फॉर डिबेटिंग। सो उस लेवल पे जब आप जाते हो ना तो आर्गुमेंटेशन आपको हर किस्म की आती है, फॉर और अगेंस्ट। तो अल्टीमेटली मैं हर चीज़ को आप क्वेश्चन करते हो, जब आप क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो तो एक टाइम मेरे पे भी आ गया कि मैं इंटरनली अब एथीस्ट हूँ। अब मैं समझ नहीं आ रहा है भी कि नहीं है खुदा। सो मैं आई थिंक हर किस्म की मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, इमाम बाड़ा, हर मसलक मैंने कुछ नहीं छोड़ा था तब टू माई परसूट। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें तो हैं कि साइंटिफिकली प्रूव हो जाती हैं कि ये एक इंसान का काम है नहीं। अच्छा, हाँ, ठीक है, कुछ चीज़ें तो इंसान का काम है नहीं। इवन अगर आप फिज़िक्स पढ़ो तो ये इंसान का काम है ही नहीं। क्वांटम फिज़िक्स में भी मेरा इंटरेस्ट तभी एक्चुअली डेवलप हुआ कि ओह थैंक्स, ये इंसान नहीं कर सकते। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता होता है कि कैमरा उसको देख रहा है या नहीं, ह्यूमन आई देख रही है, वो बिहेव डिफरेंटली करता है। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मेमोरी होती है, ठीक है। क्वार्क्स की पूरा जहान और क्वांटम पार्टिकल्स के पूरे जहान में ना कुछ और हो रहा है और हम कुछ और समझ रहे हैं, ठीक है। और वो सारा इतना इक्विलिब्रियम में जो पूरी कायनात चल रही है, और एक एक आप किसी भी साइंस में घुस जाएं वो एक इंसान का काम है ही नहीं। और अल्लाह बार बार कुरान में उसकी गवाही देते हैं। मैं उस तरफ नहीं जाता डिटेल में, लेकिन उससे मैं गुजरा। नेचर एंड इफ समथिंग कैन बी क्रिएटेड लाइक दिस बाय ह्यूमंस और नॉट, some things cannot be created by humans. So that proved you that God exists. But then after फिर मसलकों का इशू हो गया। पहले इस्लाम का था, फिर मैंने then talk about your prophet and other prophets. ठीक हो गया।
एंड देन यूल अंडरस्टैंड कुछ चीज़ें डोंट मेक सेंस। मिसाल के तौर पे इन 2005 एंड आई वेंट टू इंडिया एंड आई वेंट टू द लोटस टेम्पल ऑल्सो। तो वहाँ पे मैंने लोटस टेम्पल पे हर किस्म के रिलीजन की चीज़ें हैं, मैंने हिंदू टेम्पल्स भी देखे और वहाँ पे उनके पंडितों से भी बात की। और फिर तो आपको मैं क्या फील हुआ कि कुछ चीज़ें सेंस ही मेक नहीं करती कि यार 500 खुदाओं ने तो 500 सिस्टम्स तो नहीं ऑपरेट कर रहे ना, एक ही सिस्टम है, एक ही अल्टीमेट पावर है, और वो अगर आप उनकी किताबों में जाएं तो वो भी अल्टीमेटली एक ही पावर में बिलीव करते हैं। ठीक है, और हर मंदिर में भी अलग-अलग बातें होती होंगी, तो उससे भी आपका वो इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि उनका खुद एक पावर एक ही है लेकिन बाकी असिस्टेंट है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी एक ही है। तो जाकिर नाइक के लेक्चर्स में भी आप सुन लेंगे कि अल्टीमेट उधर भी एक ही पावर है, क्रिश्चियनिटी में भी एक ही पावर है, जूडाइज्म में भी एक ही पावर है, इस्लाम में भी एक ही पावर है। साइंस उसको यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहती है। अच्छा, हाँ, ठीक हो गया। तो उसके बाद आप आ जाते हो कि अच्छा यार नबी कौन सा सच्चा है, और क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जब आप पढ़ते हो तो फिर आप कहते हो अच्छा ये भी प्योरली गाइडेड बाय गॉड काम है। और ऐसा इंसान मतलब अब तो कितने ही नॉन मुस्लिम्स में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर किताब लिख के बताया कि ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, जो भी था कमाल के इंसान थे। फिर आपको समझ आना शुरू हो जाती है, फिर आप अल्लाह से मांगते भी, और मैं मांगता था कि अगर तू सच्चा है तो फिर मुझे हिंट्स दे। फिर मुझे हिंट्स कुछ मिल भी जाते थे, वो हर बंदा जो इस जर्नी या परसूट पे निकलता है उसको फिर समझ आ जाती है। फिर मुझे था कि अच्छा यार ये बरेलवीज़म क्या है, तो देवबंदीज़म क्या है, तो वाबीज़म क्या है, तो गैर मुक़ल्लिदीन का इज़म क्या है, तो फिर उस इज़म में मैं पढ़ा तो फाइनली मैं मुसलमान हो गया। इनमें से कुछ भी नहीं रहा मैं। ठीक है, क्योंकि पता चला कि हर किसी ने अपना दुकान तो लगानी है। तो वो फिर आपको पता चला कि ह्यूमन माइंड्स के साथ कैसे खेला जाता है और उनको कैसे नाइव माइंड्स को कैसे आप एक कल्ट, क्योंकि कल्ट में ना कल्ट्स है ना, कल्ट में बड़ी सेफ्टी फील होती है बंदे को। आई एम अ पार्ट, पॉलिटिकल पार्टी का भी पार्ट आप क्यों बनते हो? बिकॉज यू फील सेफ बीइंग अ पार्ट ऑफ समथिंग एटलीस्ट। ठीक है, हाँ, ट्राइब, पॉलिटिकल पार्टीज, कल्ट्स, ऑल ऑफ दैट्स ऑल आई थिंक you want to be a part of it primarily because you feel safe or you feel you have a purpose maybe or you're doing something, but उसके नीचे और बहुत सारी चीज़ें आई थिंक डॉस्की को लोग पढ़ लें थोड़ा सा और नीशे को लोग पढ़ लें तो समझ आ जाएगी कि हम लोग क्या करते हैं इस दुनिया में, ऑपरेट कैसे। हाँ, फिर एक और भी ये हो गया कि मुझे पॉलिटिकल सिस्टम से नफरत हो गई जब मुझे पता चला कि गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, और पैसा मनी को जब आप अंडरस्टैंड करते तो आपको पता चलता है कि वो क्या आपको ये पूरी गेम है आपको गरीब रखने की। अच्छा। और पूरी गेम है, आपको आपके राइट्स ही पता नहीं होते और आप उसी बिजनेस को एंड्रू टेट मैट्रिक्स कहता है, वो मुझे पसंद नहीं है इतना, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर तो आप बहरहाल हो, वो चीज़ें आपकी ज़रूरत बना दी गई जो आपकी ज़रूरत नहीं थी। आपको चीज़ें बेचने के लिए पहले आपको ये बताया जाता है कि ये आपकी ज़रूरत है, जो कि आप अगर 30 साल 20 साल पहले जाएं तो आपकी ज़रूरत नहीं थी, आप उसके बगैर ह्यूमंस रह रहे थे हज़ारों सालों से। लेकिन अब वो कैपिटलिज्म ने ये कर दिया कि जी अब आपने ये ख़रीदना है, अगर आप नहीं खरीदेंगे तो ओ हो। कुछ चीज़ें वाकई में नीड भी बन गई जो पहले वांट्स होती थी। और मतलब आज जितना मैं कहता हूँ कि फैशन ब्रांड्स हैं, मैं कई दफ़ा बात करता हूँ, इसकी ज़रूरत भी थी नहीं थी ना। मेकअप आज औरतों को जितना ये बेच सकते हैं, पहले उनको उनके चेहरे के बारे में इनसिक्योर करेंगे तो मेकअप बेचेंगे। हाँ, एग्जैक्टली, मार्केटिंग। ठीक है, पहले इनसिक्योर करोगे तो मेकअप बेचोगे ना। सारी सिक्योर औरतों का मेकअप कैसे बेचोगे? ये इतनी किस्म की जो आ चुकी हैं कि यह भी ला लो तो यह भी ला लो, अपने मुंह पे 5 करोड़ शैन लाओगे तो तुसी खूबसूरत लगोगे, वो बल्कि और वर्स लगता। तो आपने ब्यूटी का स्टैंडर्ड ही चेंज कर दिया। फिर आप प्लास्टिक सर्जरी का जो लेवल आज शुरू हो चुका है, जितना कुछ पंगे लोग अपनी बॉडी के साथ आज करा रहे हैं वो कभी पहले तो नहीं करा रहे थे ना। डू यू गेट इट? तो वो बहरहाल एक अलग स्टोरी है। फिर वो चीज़ें समझ में आई, फिर ये समझ आया कि भाई गवर्नमेंट्स कैसे आपको टैक्सेशन कैसे लूटती है, आपको कैसे फंसाया जाता है उसके अंदर, कैसी है बदमाशी है, और ये सारी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिशियंस जो हैं पीछे से किससे कंट्रोल्ड होते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आती थी नवाज शरीफ और इमरान खान वाली बातों के ऊपर, आज तक आती है। लोग बेचारे मासूम होते हैं, उनको लगता है पॉलिटिशियन सच्चे होते हैं, उनको लगता है कि आर्मी बहुत सच्ची होती है। चलें, होती होगी, मैं उस बारे में बात नहीं करता। ये एक लंबी कहानी है, नहीं मैं ओपनली उसके बारे में बोल सकता हूँ।
बट आज का वो टॉपिक नहीं है। किसी दिन ये भी रखेंगे कि पॉलिटिक्स, मनी और एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है और ये कैसे ऑपरेट करती है और क्यों करती है। तो लाइक आपकी जर्नी में सबसे पहले लाइक इट वाज फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ योर लाइफ दैट यू वांटेड टू इम्प्रूव एंड देन फ्रॉम दैट यू इमोशंस एंड देन रिलेशनशिप्स, यस। एंड अगेन सर्विस का पार्ट था, क्यूरियोसिटी का पार्ट था, काफ़ी कुछ उसमें गुजरा फिर, जो कि अब मतलब आज मैं सोचूं तो मुझे शायद सारा याद भी ना आए। हाँ, लेकिन वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको याद आती हैं। हाँ, बीच में आपके साथ मोहब्बत जैसा हादसा भी पेश आ जाता है जवानी में, उसमें भी आपको समझ आती है वो जी शुरू में ओ माय फर्स्ट रिलेशनशिप, मर जाएंगे, वही है, वो भी देखा। इंटरनेशनल एक्सपोजर ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई बड़ी अर्ली। मैंने जैसे मैं 2005 में इंडिया गया, 2006 में मैं यूएस गया, तो वहाँ से भी आई लर्न कि ओह सिर्फ वो नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है, और भी लोग और तरह भी ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर मैं एक अरसे तक हर साल मैंने प्लान किया था और किया भी मैंने फिर कि मैंने हर साल एक नई कंट्री जाना है, वो भी मैं जाता रहा। वहाँ से भी मुझे लगता है कि काफ़ी पर्सपेक्टिव आपको मिलता है कि चीज़ें ऐसी क्यों होती हैं। मुझे मेरे आई थिंक फैमिली में बड़ा डिफरेंट सा माना जाता है। मेरी पूरी फैमिली का माइंडसेट डिफरेंट है, मेरा माइंडसेट डिफरेंट है। आई एम सॉर्ट ऑफ अ रिबेल, आई क्वेश्चन एवरीथिंग, ठीक है। और वो मुझे वाई समझ आ जाए तो फिर मैं ओके हूँ। जब तक मुझे वाई समझ नहीं आती और मेरी क्यूरियोसिटी फिल नहीं होती, फिर मुझे जैसे उम्रों पे कई दफ़ा जाने का मौका मिला, वहाँ पे भी अल्लाह और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी और वो जगह बड़ी डेप्थ में समझ आती हैं आपको। अगर आप देखें ना कुरान में जिन जगहों की बातें हैं, अगर आप उन जगहों को आंखों से देखो तो बात और है। हाँ, साइंस भी आपको नजर आने लग जाता है। काफ़ी चीज़ें आपको फिर समझ आती हैं कि ओह ये ऐसे हो रहा है। फिर एक अल्लाह के साथ भी ताल्लुक़ बनता गया, फिर समझ आया कि तवक्कुल इतनी बड़ी पावर क्यों है, बिलीफ सब कुछ क्यों है। तो एक बड़ी लंबी सी दास्तान है, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूँ कि आप इवॉल्व होते हो। मैं इतना ठंडा पहले कभी नहीं था, आज से 5-6 साल पहले भी मैं इतना पीस में, इतना अंदर इंटरनल पीस में नहीं था जितना मैं आज हूँ। गुजरते गुजरते कभी कभी आती हैं आपके ऊपर। यार यू हैव टू हील योरसेल्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो आधी एंजाइटी तो ना कंफ्यूजन है। आधी एंजाइटी आपको जिंदगी में इसलिए है क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल, बस अच्छा वैसे कंफ्यूजन है। जिस दिन आपको क्लैरिटी आ जाती है आपकी आधी एंजाइटी खत्म हो जाती है। अच्छा, क्लैरिटी के अलावा जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि मैंने इसको कैसे अप्रोच करना है, किसी चीज़ को सिरे को कहाँ से पकड़ना है, कोई चैलेंज है उसका सिरा ही नहीं मिलता, ठीक है जी। फिर कॉन्फ्लिक्ट है कि ये करूँ या ये करूँ, ये करूँ या ये करूँ। Then you have to choose pros तो and कॉन्फ्लिक्ट cons. रेजोल्यूशन, इसीलिए एनएलपी में भी कमाल है। एनएलपी की एक वजह यह कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कमाल करवाती है एनएलपी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आप उसके अंदर जी लो, अगर वो आपको सिरा मिल जाए तो वो भी आप सॉल्व कर लेते हो। फिर सबसे ग्रेटर आई थिंक चीज़ जिस चीज़ ने मुझे पीस में आया वो था कि यार मेरा पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों करता हूँ जो करता हूँ, मुझे क्या मिलता है उससे। एक तरफ आपको पैसा मिलता है तो पैसा आप फॉरगो करते हो, तो दूसरी तरफ क्या मिल रहा है? क्योंकि इंसान को मैं हमेशा कहता हूँ कुछ ना कुछ तो चाहिए। आपको जन्नत भी चाहिए तो अपने लिए ही चाहिए। हर इंसान अपने परसूट में लेगा है ना, तो वो यही सोचता है कि मुझे इस सब में क्या मिल रहा है। खैर वो सवाल भी अब मेरा इवॉल्व करके हो चुका है कि इस सब में मैं क्या सीख रहा हूँ, व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट एम आई लर्निंग आउट ऑफ इट। तो वो अगेन क्यूरियोसिटी का ही पार्ट है। और वो ठीक बात करते हैं कि जिन लोगों को यू नो मिसअंडरस्टूड चिल्ड्रन जो है ना, वो मोस्टली थेरेपी के बिजनेस में आते हैं। तो किसी हद तक मैं एग्री करता हूँ। यस, आई वाज अ मिसअंडरस्टूड चाइल्ड। Oh, how did you deal with that? Because like it is painful. I'm pretty sure it must be painful यार in the start. जब आप ये समझ लेते हो कि किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको अंडरस्टैंड करना ना, ये तो हमारी assumption होती है। आप ये अपने like शुरू 20s में तो नहीं ये बात समझते होंगे। नहीं समझते। देखो आप बहुत सारी बातें, मैं अगेन कह रहा हूँ, कोचेस कमाल की कुछ बातें होती हैं। मेरी कोच ने एक दफ़ा एक बात की थी, मुझे आज तक नहीं भूलती वो। उन्होंने कहा नेवर लूज समथिंग, और ये बात उनकी कोच ने की थी। तो पूछा क्यों? बिकॉज यू ऑलवेज स्टार्ट टू फाइंड इट अगेन। इंसान का दिमाग ये करता है कि व्हेनेवर यू थिंक आई हैव लॉस्ट समथिंग यू स्टार्ट टू फाइंड इट अगेन। चाबियां गुम गई हैं, क्या करोगे? ढूंढना शुरू कर दोगे। तो जब आप ये सिग्नल देते हो अपने दिमाग को कि आई हैव लॉस्ट समथिंग, लोग कहते हैं वी हैव लॉस्ट वेट।
they always find that weight again on their body. Because your mind, you have to understand your mind. तो छोटी छोटी बात, आई थिंक कोचेस, बहुत मेरे कोचेस ने असर डाला. फिर आई थिंक मैंने टिम फेरिस को सुना, ब्रायन ट्रेसी को सुना, टोनी रॉबिन्स हैज बीन माय ऑल टाइम फेवरेट, जिम रोहन. इन लोगों ने भी, ये वो अनसंग आई थिंक हीरोज और कोचेस हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डाला है. और इनकी यूट्यूब वीडियोज हैं, कोई भी चाह के देख ले, लेकिन सुन ले, अप्लाई करेगा तो समझ में आएगी. ठीक है ना. लाइक अभी जिम रोहन की एक लाइन है, दैट इज माय फेवरेट लाइन. वो कहते हैं ना कि आई विल टेक केयर ऑफ यू. वो कहता नो, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ फॉर यू. दैट्स जस्ट सो अमेजिंग. हम सारे क्या कर रहे हैं, बेटा हमें तुम्हारा ख्याल रखना है. फिर आई अंडरस्टूड वरी, कि हाउ वरी वाज द वर्स्ट इमोशन एवर. और हमें लगता था प्यार का मतलब है फिक्र करना. नहीं, उसका मतलब है केयर करना. There's a immense difference in care and worrying. So I started or stopped worrying quite a lot. एक time पे I used to worry a lot because that was all we have learned from our environment कि ओह टेंशन नहीं ली तो जैसे काम नहीं होगा. तो I think मुझे फिर समझ आई कि ओह वरी बहुत ही गंदी चीज़ है दुनिया की, इंतहाई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है ये. और फिर मैंने मैनिफेस्टेशन को समझा. अगेन शुरू आई थिंक आप ना अपने परसूट से होते हो. जब आपको अपने अंदर डूब के कुछ सुराग मिल जाता है तो वो आई थिंक बाकियों को भी आप अप्लाई कर सकते हो. सिर्फ कोर्सेज नहीं हैं जिन्होंने मुझे ज़िंदगी सिखाई है, मेरे कारोबारी एक्सपीरियंसेस ने, मेरी अपनी ग्रीफ के इंसिडेंसेस ने, और अभी भी जर्नी जारी है. पूरा कंप्लीट तो कोई नहीं होता. रसूलुल्लाह की ज़िंदगी समझने से बहुत कुछ समझ आई. इंसानों के साथ बात करने से, देखो जब आप घर के अंदर बंद होके अपनी यूटोपिया में जीते हो और आपका ह्यूमन इंटरेक्शन कम है, तो आप एक्चुअली लाइफ को उस तरह समझते नहीं हो, क्योंकि आप ह्यूमंस को ही नहीं समझते उस तरह. जितने इंसानों से बात करोगे उतना सीखोगे, उतना उनका पर्सपेक्टिव. लेकिन अगर आप इंसानों से यूं बात करोगे कि मेरा तो यही व्यू है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, आई एम हियर टू जज यू, देन यू वोंट अंडरस्टैंड. You have to be open-minded towards everybody's perception and then build your own. And then think over it and ponder over it and really do your best to understand it. कि अच्छा यार ये भी तो है ही ना, ये भी तो सोचते ही हैं. जैसे श्रीलंका में गया, सॉरी टू कट यू, बट मैं श्रीलंका गया, इतनी सिंपल लाइफस्टाइल मैंने उधर देखा लोगों का. मुझे तो यार ऐ तो लोग ही ने सानू केड़ी अग लगी हुई है कि बई साडी करोड़ रुपए का ब्याह होएगा, 2 करोड़ रुपए का ब्याह होएगा, इंज दी गड्डी होए, इंज दा फलाना होए, इंज दा ओ होए. एक परसूट आना मुफ्त में जिंदगी में टाइम, ए स्कूटर फड़िया, मलमल के कपड़े पहने, Spoon.com मॉल, एक मॉल तक घटिया सा पूरे कोलंबो में. वो जी रहे थे ना. हाँ जी. जहाँ पे मोस्टली को ब्रांड्स मिलते भी नहीं थे. अच्छा. तो हमें तो होता है ब्रांड्स हो तो फलाना हो तो ये हो तो वो हो. तो वो एक समझ आती है. मालदीव्स में लोग रहते हैं और तरह रहते हैं. उधर एक बंदा जो आपको वाटर स्पोर्ट्स कर रहा है वो खुश है. थाईलैंड मलेशिया में वाटर स्पोर्ट्स कर रहा है वो खुश है. Because they love it so much and they're in pursuit and they're और aligned with उनका their बहुत छोटा भी घर है, उनके पास एक मोटरसाइकिल है, वो खुश है. ठीक है. पाकिस्तान में मैं लाहौर में जिस एनवायरनमेंट में मैं था, मैं कहता है ना कोई जो मर्जी आ जाए ना खुश नहीं. तो फिर समझ आए कि खुशी कोई नहीं देता नहीं है, खुशी आपकी अपनी चॉइस होती है. ठीक है. मुझे कोई खुश नहीं रख सकता सिवाय मेरे. हालांकि पहले मैं सोचता था उसने मुझे खुश नहीं किया, क्योंकि वो हम नाराज तो हम ही रहेंगे ना, तो बैठे होते नाराज होने. Thank you so much, Sir Zishan, for your amazing, enlightening and experiential journey. Now we'll be continuing with the next part, structuring and asking further questions about his life. Thank you.